लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स को कवर किए थे, जैसा कि हम लोग ग्रोथ तक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स में ग्रोथ तक हमने देखा था कि भाई कैसे ग्रोथ होता है, सेल डिवीजन का क्या रोल है उसमें, डेवलपमेंट क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस किए थे। और बिफोर स्टार्टिंग वीडियोस फिर से कहूंगा, अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट में जाकर के इस चैनल के आप वहां पे पुराने वीडियोस को एक बार जरूर देख लेंगे। ऐसे फिर भी मैं हर लेक्चर में पुराने लेक्चर्स को ब्रीफ कर देता हूं, जो भी हम लोग अभी तक डिस्कस किए हैं एक शॉर्ट में मैं उसको बता देता हूं, लेकिन फिर भी आपको बेटर समझ में आएगा अगर आप पुराने वीडियोस को प्लेलिस्ट में देखेंगे तो, है ना। अभी तक हम लोगों ने जो कुछ डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग पढ़ रहे थे और उसमें हमने हेडिंग डाला था फैक्टर्स supporting living things, factors supporting living things, जिसमें हमने देखा था कि भाई सबसे पहला जो पार्ट था वो सबसे फर्स्ट पार्ट में देखा था कि अगर कोई सेल डिवीजन कर रहा है, अगर सेल डिवीजन हो रहा है तब जाकर के हम कहेंगे कि वो लिविंग है। और अगर सेल डिवीजन होगा तो सेल नंबर में इंक्रीज होगा, सेल नंबर में इंक्रीज होगा, सेल नंबर इंक्रीजेस when the rate of cell division increases or when the frequency of cell division increases or when the number of cell division increases। ठीक है, और जब सेल नंबर इंक्रीज होगा तो एक सिस्टमेटिक अलाइनमेंट होगी, उनकी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होगा सेल्स का, द systematic arrangement of cells occurs, systematic arrangement of cells occurs। और जब सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ सेल्स होंगे तब कहीं ना कहीं जाकर के फर्दर ये ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, ये ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। मतलब जब अरेंजमेंट होगा तो क्या होगा भाई, ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होगा तब जाकर डेवलपमेंट होगा, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने ये कुछ फैक्टर्स को डिस्कस किए थे कि सेल डिवीजन जब हुआ तो सेल के नंबर इंक्रीज करेंगे, सेल के नंबर इंक्रीज होंगे तो इनका एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होगा, और जब सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होगा तब उसमें ग्रोथ होगा और डेवलपमेंट होगा। तो ग्रोथ, एक तो जब ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होने के बाद जब ग्रोथ होता है तो वो कंप्लीट बॉडी की मास इंक्रीज होती है। लेकिन जब एक पर्टिकुलर सेल, जैसे मान लीजिए एक छोटा सेल है, ये आगे बढ़ता है तो थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, तो ये भी एक ग्रोथ है, ये भी एक ग्रोथ है, इंक्रीज होती जा रही है, इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है सेल की, सेल के अंदर की जो कंटेंट है, जो साइटोप्लाज्म है, द मटेरियल्स व्हिच इज बीइंग एक्वायर्ड बाय द सेल्स आल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू द फैक्टर ग्रोथ। That's why growth is one of the important factor in this living thing, the factors which supports the living thing or the characteristic of the living thing। हमारी जो हमें पसंद हो, जो हमें अच्छा लगे वो हम यूज कर सकते हैं। ये कहीं जरूरी नहीं है कि हम इसको कैरेक्टरिस्टिक ही कहें या फैक्टर्स ही कहें। कैरेक्टरिस्टिक अगर कोई पूछता है तो हम ये कह सकते हैं सेल डिवीजन करता है एक लिविंग सेल, उसमें ग्रोथ होता है, उसमें डेवलपमेंट होता है, और भी आगे की चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे रेस्पिरेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें मेटाबॉलिज्म होता है ये हम डिस्कस करेंगे, उसमें मूवमेंट एंड लोकोमोशन होता है ये हम डिस्कस करेंगे। तो आपको और बेटर वे में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना, कि ग्रोथ, सेल डिवीजन, डेवलपमेंट,
सारी चीजें तभी होगी ना जब एनर्जी मिलेगी। जब हम खाना खाते हैं तभी हम ताकत वाले फील करते हैं, हमारे पास ताकत है, हम कर सकते हैं, हमारा ब्रेन प्रॉपर फंक्शन करता है, हमारी बॉडी फंक्शन करती है। फोर्थ फैक्टर अपन देखते हैं। फोर्थ फैक्टर क्या होगा? जैसे मान लीजिए कुछ भी चीजें हम कर रहे हैं, अगर ब्रेन सेल्स हैं, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। अगर हम भूखे हैं तो हम प्रॉपर फिजिकल वर्क नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो वैसे ही जो सेल्स हैं यहाँ पे, ये जो सेल्स हैं, अगर ये इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अगला पार्ट देखते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है भाई? किसको कहेंगे रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या होगा? मैंने आपको पहले ही कहा है, तो थोड़ा उन चीजों को, शब्द को ब्रेक करेंगे, संधि विच्छेद यूज करेंगे। मतलब रेस्पायर प्लस शन, और शन का मतलब क्या है? बाय द प्रोसेस, है ना? रेस्पायर मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना? इंस्पायर, एक्सपायर, चीजें आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो रेस्पिरेशन के अलग अलग टर्म्स में अलग अलग मीनिंग में यूज होते हैं। कई बार रेस्पिरेशन हम ये कहते हैं कि अच्छे से सांस जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो भी रेस्पिरेशन है। लेकिन यहाँ पे जो रेस्पिरेशन जो यूज होगा, इन द टर्म ऑफ एनर्जी, इन द टर्म ऑफ एनर्जी फॉर्मेशन, मतलब एनर्जी फॉर्म होगी रेस्पिरेशन प्रोसेस की हेल्प से। इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। इट कैन बी डिफाइंड, एज, ये तो बहुत ही कॉमन है, सबको याद हो गया होगा सारे बच्चों को, और मैंने पहले बोला याद करने की जरूरत नहीं है। ये रेस्पिरेशन क्या है? तो प्रोसेस है, इट कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में नहीं लिखा है कि हर एक टर्म में प्रोसेस टर्म यूज करना है, हर एक डेफिनेशन में प्रोसेस शब्द यूज करना है, ऐसा नहीं है। ये इसलिए क्योंकि शन का मतलब होता है प्रोसेस, सिस का मतलब प्रोसेस होता है। मतलब फिर से लिख देता हूं, शन या सिस कहीं भी रहे तो इट मीन्स प्रोसेस, ठीक है? तो रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस in which oxygen is utilized, for breaking down of complex molecule into their respective smaller form। तो फिर यहाँ पे कहीं भी तो नहीं पता चल रहा है कि भाई एनर्जी आ रही है। तो जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब ब्रेक होगा और इनटू स्मॉलर फॉर्म में, तब जाकर के एनर्जी लिबरेट होगी। इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू देयर रेस्पेक्टिव सिंपलर फॉर्म। रेस्पेक्टिव सिंपलर फॉर्म भी यूज कर सकते हैं या स्मॉलर फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। स्मॉलर और सिंपलर फॉर्म, टू गेन एनर्जी
in the form of ATP, और ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन triphosphate, which is also called as, that ATP is also called as currency of biological energy, करेंसी ऑफ बायोलॉजिकल एनर्जी। कितना एटीपी बना? 10 एटीपी, 50 एटीपी, 100 एटीपी, एक यूनिट है एनर्जी के लिए। बायोलॉजी में हम एटीपी में ही यूज करते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या हुआ? इट कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस इन व्हिच ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू देयर रेस्पेक्टिव सिंपलर or smaller form to gain energy in the form of ATP। मतलब एक कॉम्प्लेक्स इनटू रेस्पेक्टिव स्मॉलर फॉर्म क्या हुआ? एज पर एग्जांपल लेते हैं, एक प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस। फिर याद नहीं करना है, इसको ब्रेक करना है शब्द को, ग्लाइको प्लस लाइसिस। यहाँ पे सिस भी है और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। ग्लाइको का मतलब क्या होगा? ग्लूकोज। फिर से आप डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या डेफिनेशन बनाएंगे भाई? ग्लाइकोलाइसिस इट इज अ प्रोसेस। क्या हो रहा है इस प्रोसेस में? अब ये रेस्पिरेशन में है, मतलब कुछ ब्रेक होगा। प्रोसेस इन विच ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज occurs into carbon dioxide and water plus energy। water and energy किस फॉर्म में? तो एटीपी के फॉर्म में। अब समझिएगा थोड़ा सा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या होगा? ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज बोले तो C6H12O6, थोड़ा डेप्थ में जा रहा है। ये जब ब्रेक हुआ तो क्या दिया? CO2 देगा प्लस वाटर देगा प्लस ATP देगा। इससे ज्यादा मैं भी डिस्कस नहीं करूंगा, आपको समझ में शायद नहीं आएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स ही है ना, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। इसका सिंपलर फॉर्म तो यही हुआ ना, दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स का रिस्पेक्टिव स्मॉलर फॉर्म है ना। तो रेस्पिरेशन आप समझ में आ गया होगा, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा और ये जो चीजें होगी इन द प्रेजेंस ऑफ O2 होगा। अभी तक मैं आगे इस डेफिनेशन को मैं चेंज भी करूंगा। It can be defined as a process in which oxygen is utilized for breaking down of complex molecule into their respective smaller or simpler form to gain energy in the form of ATP। ठीक है, इस रेस्पिरेशन को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। That respiration can also be divided into 2 main parts। Respiration is further of 2 types. One is called as aerobic respiration and second is anaerobic
respiration, and the basis of classification is on the basis of presence or absence of ऑक्सीजन। ये लीजिए बात फंस गई अभी। पहले हमने रेस्पिरेशन को डिफाइन किया था कि एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल उसके स्मॉलर या सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक होंगे और एनर्जी फॉर्म करेंगे, है ना। और यहाँ पे ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है या नहीं है, इसके बेसिस पे रेस्पिरेशन के दो पार्ट हो गए। मतलब एक और बहुत सा सिंपल ट्विस्ट है कि सीधी सीधी बात है, रेस्पिरेशन में ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड मटेरियल। एक और डेफिनेशन में लिख देता हूं रेस्पिरेशन का, क्या लिख सकते हैं? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड मटेरियल, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड material for the sake of energy, that can be also called as respiration। हो गया सिंपल। तो ये एरोबिक है मतलब in the presence of ऑक्सीजन होगा। एज फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलाइसिस जो है विदाउट ऑक्सीजन नहीं हो पाएगा। और एनारोबिक क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एज फॉर एग्जाम्पल फर्मेंटेशन। देखिएगा बेटा, यहाँ पे सिस है मतलब ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रोसेस। यहाँ पे शन है मतलब फर्मेंटेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रोसेस। तो अगर रेस्पिरेशन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो वो क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और अगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे उनको एरोबिक, उसके बेसिस पे और भी ऑब्लिगेट एरोब्स, फैकल्टेटिव एरोब्स उनको बोला जाएगा, ऑब्लिगेट एनाएरोब्स, फैकल्टेटिव एनाएरोब्स। तो इसके बेसिस पे आगे और ऑर्गेनिजम्स के भी क्लासिफिकेशंस होंगे, वो हम लोग आगे इन फ्यूचर देखेंगे, और फ्यूचर लेक्चर्स में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे को लगता है शायद यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक और पार्ट में डिस्कस कर देता हूं, एक और पार्ट डिस्कस करते हैं इसका। एक और फैक्टर जो कि लिविंग को सपोर्ट करेगा, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अब ये क्या है भाई? व्हाट इज मूवमेंट एंड लोकोमोशन? मान लीजिए अभी लॉकडाउन है, कोरोना के टाइम पे हमने क्या किया, एक चेयर लाए, रोड पे चौक पे ला करके चेयर ला करके बैठ गए उस पे। पुलिस की पेट्रोलिंग आई, हम क्या करेंगे? भागेंगे, क्योंकि अगर नहीं भागेंगे तो पुलिस मार के सुजा डालेगी है कि नहीं? तो इसके लिए अपन भागेंगे, तो चेयर वहीं छोड़ के भाग जाएंगे। तो हम तो भाग गए, मतलब हमारे लिम्स में मूवमेंट हुआ। मूवमेंट समझिएगा क्या है? मैं ये हाथ हिला रहा हूं, मतलब ये मूवमेंट है। और यही मूवमेंट जो है ये लोकोमोशन को सपोर्ट करती है। हमारे लिम्स में मूवमेंट हुआ तो हम चौक से अपने घर में भाग के आ गए, लेकिन चेयर तो वही रह गया, मतलब चेयर नॉन लिविंग है और हम लिविंग है। और अगर वो चेयर भी हमारे पीछे पीछे भाग के आ जाए तो हम उसको भी लिविंग कह देंगे, क्योंकि भाई यहाँ मूवमेंट हो रहा है ना। तो मूवमेंट के बिना लोकोमोशन नहीं होगा, इसको आप नोट करके लिख लीजिए। मूवमेंट इज responsible for the sake of locomotion।
और मूवमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर लोकोमोशन, मूवमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर लोकोमोशन। और अपन क्या कह सकते हैं भाई, मूवमेंट सपोर्ट्स लोकोमोशन। और कई अलग अलग तरह की मूवमेंट्स होती है, जैसे मान लीजिए एक जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं सीलियरी मूवमेंट। फिर से शब्द को समझिएगा, सीलियरी मतलब यहाँ पे सीलिया टर्म यूज हुआ है। अब मान लीजिए एक ऐसा मैं पैरामीशियम बनाता हूँ, ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं इसके पेरिफेरल पार्ट पे, इनकी बाउंड्री पे, इसको बोला जाता है सीलिया। इसको क्या कहा जाता है, सीलिया। मतलब ये इसमें मूवमेंट होगा तो ये बॉडी इधर या इधर मूव कर पाएगी। तो सीलियरी मूवमेंट क्या हुआ, मूवमेंट which is done by the help of cilia. It's called as ciliary movement. By the help of cilia is called as ciliary movement. दूसरी एक और कैटेगरी होती है, उसको बोलेंगे फ्लैजलर मूवमेंट। कई तरह के मूवमेंट्स होते हैं। मैं एक फाउंडेशन कोर्स हम लोग देख रहे थे, जो अभी बेसिक चीजें वही हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे क्या है भाई, मूवमेंट फ्लैजलर है, मतलब शायद यहां तक अगर आप कॉन्सेप्ट देखेंगे तो फ्लैजला आता है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, मूवमेंट which is done by the help of flagella is called as flagellar movement. As for example, ये स्पर्म सेल है। इस स्पर्म सेल में ये जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं फ्लैजेला। इसको क्या बोलते हैं, फ्लैजेला। तो इसकी वजह से ये मूव कर पाएगा, तो इसको बोला जाएगा फ्लैजेलर मूवमेंट। मूवमेंट लोकोमोशन के लिए रिक्वायर्ड है। लोकोमोशन का मतलब चेंज इन प्लेस, जहां से जो डिस्प्लेसमेंट हो जाए, चेंज इन प्लेस हो जाए, वो लोकोमोशन है। सीलियरी मूवमेंट जो विद द हेल्प ऑफ सीलिया हो। एज फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पैरामीशियम, इन केस ऑफ पैरामीशियम, ओके, फ्लैजेलर मूवमेंट in case of sperm cell, in case of sperm cell, ciliary movement, flagellar movement। तो अभी हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और भी कुछ फैक्टर्स जो हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो बच्चे इस चैनल में नए हैं, प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाइए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पहुंचाइए। इसको वायरल कीजिए, लाइक करो ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।